अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हफ़ीज़ ख़ान टुडे विद हफ़ीज़ ख़ान के साथ। और आज मैं एक बार फिर दिल गिरफ्तगी के आलम में आपसे मुखातिब हूं। और उसकी वजह वो वाक़या है कि जो आज से 5 रोज़ कबल 14 अगस्त की शाम को लाहौर के वस्त में, लाहौर के मरकज़ में, जो तहज़ीब का मरकज़ है, और उसके मंटो पार्क जो कल का था और आज के ग्रेटर इकबाल पार्क में मीनार पाकिस्तान के साए तले हुआ है। और वो मीनार पाकिस्तान जो यादगार है कि यहाँ पर पाकिस्तान बनाने के लिए करारदाद मंजूर की गई थी और उसमें हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना तशरीफ़ लाए थे। आज उसी पाकिस्तान में, उसी लाहौर में, और ये कोई दूर दराज का कोई जंगल नहीं था, ये वही लाहौर है, तहज़ीब का गहवारा लाहौर के। वहाँ पर ये वाक़या पेश आया कि एक लड़की आयशा, वो जो टिकटॉक बनाती हैं, टिकटॉकर गर्ल के नाम से जानी जाती हैं, और वो 14 अगस्त को सेलिब्रेट करने के लिए और इस मौके पर कोई ख़ास अपनी वीडियोस बनाने के लिए वहाँ पहुँची अपने कुछ साथियों के साथ। और फिर उनके साथ जो हशर किया गया, जिस किस्म का कभी फेल का इर्तकाब किया गया, और एक शख्स नहीं था करने वाला, 400 से ज़ायद लोग, पूरा मॉब वहाँ पर उस लड़की की जान और इज़्ज़त के दरपे था। इस दौरान उस लड़की से हमदर्दी करने वाले भी बहुत से लोग हैं, और उस लड़की के किरदार पर कीचड़ उछालने वाले भी मौजूद हैं। और फिर वही तबका दर आता है कि जो सवालात खड़े कर देता है इस किस्म के कि वो 14 अगस्त की शाम को वो लड़की मीनार पाकिस्तान पे, जहाँ इतना बड़ा हजूम था लोगों का, वहाँ क्यों गई, और उसने वहाँ पर एक शाम पहले लोगों को क्यों इनवाइट किया कि जो उसके फॉलोअर्स हैं वहाँ आकर उसके साथ सेल्फियाँ बनाएं। उस मान लिया कि उसने वहाँ आते ही वहाँ पर जो उसके फॉलोअर्स थे उनकी तरफ फ्लाइंग किस भी उछाले होंगे, और मान लिया कि उस वक्त इकबाल पार्क में 250-300 ख़वातीन और भी अपनी फैमिलीज़ के साथ मौजूद होंगी। मान लिया कि यही एक लड़की क्यों उनके अताब का निशाना बनी कि वो जो वहाँ आवारा गर्द लड़के थे, बदकमाश लड़के थे। ये भी मान लिया कि पाकिस्तान में किसी लड़की को बाहर नहीं निकलना चाहिए, लेकिन इस बात का कोई जवाज़ है कि जो उस लड़की के साथ इस किस्म का कभी फेल किया गया, इस किस्म की जैसे आदमी जानवरों के बाड़े में घुस जाता है, वहशियों और दरिंदों के जैसे। कहीं आप देखते थे कि वो भूखे शेर जो छोड़ दिए जाते थे रोमन एम्पायर्स के जो अखाड़े होते थे, और उनकी बोटी तखबोटी करके उनको फेंक दिया जाता था, चीर फाड़ के फेंक दिया जाता था। यहाँ पर कोई कसर बाकी नहीं रखी गई कि एक लड़की के कपड़े उतार कर उसको इस तरीके से पूरा हजूम उस पर पल पड़े, 400-500 के लोग, और बाकी लोग तमाशा देखें और उसकी वीडियोस बनाते रहें और उसकी वीडियोस के ज़रिए उसको बदनाम करते रहें। मान लिया कि ये वाक़या ख़ुद लड़की आयशा ने प्लान किया होगा, या उसके साथियों ने प्लान किया होगा कि इसको थोड़ा सा हम एग्जेजरेट करेंगे, लेकिन उन्होंने इस तरह प्लान नहीं किया होगा कि 400 से ज़्यादा लोग उन पर चढ़ दौड़ें। इस कदर तो हो सकता है कि वो आएँ, अपने फॉलोअर्स को बुलाएं और फिर उनके साथ सेल्फी भी बनवाएं ताकि उनको प्रमोशन मिले। अब जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है लड़की पर कि उसने अपने मिलियंस व्यूज़ बनाने के लिए और अपनी कमाई का ज़रिया बनाने के लिए, तो मुझे तो वही साहब याद आ रहे हैं कि हमारे एक सदर रहे हैं साबिक, जिन्होंने ये कहा था कि हमारी ख़वातीन तो जस्ट बाहर के मुल्कों का वीज़ा लेने के वास्ते अपने आप के साथ रेप करवाती हैं और अपने आप को मशहूर करती हैं। तो ये अगर उन्होंने किया भी है तो उन्होंने कभी ये नहीं सोचा होगा कि जो उनकी इस तरह जाकर और सेल्फीज़ बनाने के लिए लोगों को कहना, वो उसका नतीजा ये निकलेगा कि 400 से ज़्यादा लोग उनकी इज़्ज़त को यूं तार तार करेंगे। मेरे नज़दीक इस तरीके से सोचना भी उन लोगों को इनकरेज करने के मुतरादिफ है कि जो लोग इस किस्म के कभी फेल पर हर वक्त आमादा रहते हैं। हमें इस सोच से भी बचना चाहिए। बाज़ हमारे जो वीलॉगर्स हैं, कुछ हमारे दोस्त हैं जो दूसरे उस लड़की के किरदार पर इस तरीके से कीचड़ उछाल रहे हैं कि उसकी पुरानी वीडियोस निकाल कर, उसके क्लिप्स, उसके टिकटॉक्स निकाल कर लगा रहे हैं कि वो तो इस किस्म की लड़की है।
क्या लड़की की इज्जत और इस्मत महफूज रखने के लिए क्या उसका साहब का किरदार देखा जाता है? हम में से कितने लोग हैं जो अपने गिरबान में झांकें, क्या वो खुद किस किरदार के मालिक हैं? कोई मुहज़्ज़म मुआशरा इस बात की इजाज़त नहीं देता कि कोई औरत, कोई लड़की या कोई मर्द कि उसकी जान के दरपे एक हजूम हो जाए या उसकी इज्जत तार तार कर दी जाए और इस तरह वो वहशत का निशाना बने। आपको याद होगा कि आज से कुछ अर्सा पहले सियालकोट में दो भाइयों का बहिमाना कत्ल सरेआम उनको डंडे मार मार कर मार दिया गया था। और इस किस्म के कई और वाक़यात हैं कि जो मॉब साइकोलॉजी और मॉब का जो एक ट्रेंड होता है, इसको ज़ुमरे में आता है कि जब एक हजूम किसी पर पल पड़ता है तो वो हजूम देखता नहीं कि क्या हो रहा है। यहाँ पर भी यही वाक़या हुआ। आपको याद होगा कि जब नूर मुकद्दम के वाक़े पर मैंने कुछ वीलॉग्स बनाए थे तो मैंने जज्बातियत और सनसनीखेज़ी से हटकर बात की थी और मैंने उसमें कहा था कि आप उससे पहले वो जो एक लड़की के साथ एक बुरा सलूक किया गया, बहिमाना सलूक किया गया इस्लामाबाद में और उसकी वीडियोस बनाई गई और वो जो मिर्ज़ा नाम का एक मुजरिम था, उसमें मुलजिम था, वो पकड़ा गया। उसका केस दब गया कि जब नूर मुकद्दम का केस आया। नूर मुकद्दम को ईद उल अज़हा से एक रात कबल भेड़ बकरियों की तरह ज़िबा करके उसकी गर्दन तन से जुदा कर दी गई। और फिर उस वक्त मैंने ये कहा था कि कोई और सनसनीखेज़ वाक़या हमारे यहाँ आएगा कि जो उस वाक़ये को पसे पुश डाल देगा और लोग नूर मुकद्दम और उसके कत्ल को भूल जाएंगे, फिर किसी और सनसनी में पड़ जाएंगे, फिर उसके बाद एक और सनसनी और उसके बाद एक और सनसनी। हम सनसनीखेज़ी के इस कदर आदी हो चुके हैं कि अब जो नॉर्मल के रूटीन के रवैये हैं, जो बिहेवियर हैं, वो हमें वारा ही नहीं खाते। अखबार वही बिकता है कि जिसकी सुर्खी डिस्टॉर्शन पर मबनी हो, जो वाक़यात को बिगाड़ कर पेश करे, और वीलाग वही उसके व्यूज़ आते हैं कि जिसमें सनसनीखेज़ी हो और जिसमें हालात वाक़यात से बढ़कर शरंगेज़ी फैलाने की कोशिश की जाती हो और लोगों को बेचैन किया जाता हो। ये किस किस्म के रवैये हैं? हम लोगों को समझाने की बजाय, लोगों को ये बताने की बजाय कि आपने ये कभी फेल किया है, हम उस वाक़ये की शिकार लड़की के किरदार पर कीचड़ उछालना शुरू कर देते हैं। हम ये क्यों करते हैं कि अगर किसी आदमी को बेगुनाह सज़ा दे दी गई, कत्ल कर दिया गया, तो हम उसका जवाब ये ढूंढते हैं कि वो तो था ही इस लायक। इस लायक कोई नहीं होता किसी के साथ ज़बरदस्ती करने का, किसी लड़की के सरेआम कपड़े उतारने का, या किसी मर्द को उसकी जान से मारने का किसी को कोई हक नहीं, ना फ़र्द को और ना ही एक मॉब को, ना ही किसी हजूम को। इस वाक़ये में जो भी था, लड़की से भूल हुई कि 14 अगस्त की शाम को वो ये सोच कर चली गई कि ये पाकिस्तान का सबसे महज़्ज़ब शहर है, ये लाहौर है, यहाँ तहज़ीब होगी और मैं जिस तरह चाहूँगी, और वो पाकिस्तानी परचम का लिबास पहनकर वो अपने साथियों के हमरा वहाँ पर टिकटॉक के लिए वीडियोस बनाने गई थी। उससे ये ख़ता हो गई कि उसने समझ लिया कि वो महज़्ज़ब लोगों में रहती है। हम लोग ना तन्हाई में महज़्ज़ब हैं, ना हम लोग हजूम में महज़्ज़ब हैं। हमारे यहाँ बाहर हो तो भेड़ चाल होती है, हम पल पड़ते हैं, टिड्डी दल की तरह फसलें उजाड़ देते हैं, हरियालियाँ उजाड़ देते हैं, और किसी की इज्जत से खेलते हुए हमें शर्म तक नहीं आती। अब इस वाक़ये में भी होगा क्या, आपने देखा होगा कि वो जो मिर्ज़ा वाला केस था उसमें भी फिर वो केस फैलता चला गया, और ये जो तफ्तीश हो रही है नूर मुकद्दम के केस की, अब इसमें असल कातिल है या जिससे कत्ल मंसूब है, उससे हटकर तफ्तीश का एक और दायरा फैलाया जा रहा है, कुछ और लोगों को मुलविस किया जा रहा है। हालांकि जब वो आदमी अंदर से बरामद हुआ, वो अकेला था और उसके साथ लड़की का कटा हुआ सर भी था, और वो लड़की नूर मुकद्दम की लाश भी पड़ी हुई थी। लेकिन इसके बावजूद अब ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि उसके अंदर तो एक से ज़ायद आदमी थे, इस कत्ल में एक से ज़ायद लोग मुलव्वस थे। तो इस चीज़ का, इस तफ्तीश को, इन्वेस्टिगेशन को ट्रैक करने का फ़ायदा किसे पहुंचेगा? इसका फ़ायदा तो पहुंचना ही पहुंचना कातिल को है,
اور اس سے ہراساں جو ہوں گے وہ مقتولہ کے پیرنٹس، مقتولہ کے ورثہ ہراساں ہوں گے. اس قدر ہراسگی کا ایک یہ سامان کیا جائے گا کہ الٹیمیٹلی وہ راضی نامہ کرنے پر اور اپنی عزت بچانے پر مجبور ہو جائیں. یہاں پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو عائشہ بی بی کا کیس ہے، ٹک ٹاکر گرل کا، یہاں پر بھی اب جو تفتیش کی جا رہی ہے وہ کیا کی جا رہی ہے کہ 3 رکنی کمیٹی بنی ہے، جس میں ایک ایڈیشنل آئی جی ہے، ہائی لیول کمیٹی ہے، جس میں 2 اور پولیس کے بڑے افسر ہیں، اور وہ تفتیش کس بات کی کر رہے ہیں، اور ان کے جو نکات ہیں اس پہ انکوائری کرنے کے وہ یہ ہیں کہ اس رات کتنے لوگ ڈپیوٹیڈ تھے گریٹر اقبال پارک میں، پولیس والے ڈیوٹی پر اپنی، اور وہاں کون کون موجود تھے. یا پھر یہ دیکھا جائے گا کہ جیو فینسنگ ہے کہ جیو فینسنگ میں کہ اس رات کو کتنے لوگوں کے جو موبائل نمبر ہیں ان کی لوکیشن گریٹر اقبال پارک تھی. بھئی یہ کوئی پوچھے کہ گریٹر اقبال پارک میں 14 اگست کی شام کو تو ہزاروں لوگ موجود تھے، فیملیز موجود تھیں، اور اگر کوئی آدمی اس موب میں نہیں بھی تھا، اس کی لوکیشن وہی آتی ہے، تو کیا وہی قصوروار ہوگا؟ یہ کس قسم کی باتیں ہوتی ہیں؟ اور 1-5 اگر آپ کا ریسپانس نہیں کرتا 3 گھنٹے تک تو اس کا ہوگا کیا؟ کچھ پولیس والے معطل کر دیے جائیں گے، کوئی ایس ایچ او معطل کر دیا جائے گا، کوئی دوسرے لوگوں کو چھوٹی موٹی سزا مل جائے گی، کوئی نوکری سے جائے گا، اور پھر موب میں آپ کسے کسے پکڑیں گے، ہجوم میں سے آپ کسے کسے پکڑیں گے، کسے کسے سزا دلوائیں گے، اور کون ان کے خلاف گواہی دے گا؟ یہ جو علاقہ ہے مینار پاکستان کے ارد گرد، یہاں پر زیادہ تر جو لوگ رہتے ہیں وہ لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس کے لوگ رہتے ہیں، اور وہ جو لڑکے وہاں جمع ہوتے ہیں وہ سارا وہ مزدور طبقہ ہے جو دن میں دیہڑی لگاتے ہیں اور اپنا کوئی تہوار منانے کے لیے وہاں چلے آتے ہیں. ان میں ایجوکیشن کی بھی کمی ہے. اور پھر ہمارے ہاں یہ جو حکیم اور سنیاسی باوے اور فلاں فلاں کے جو اشتہارات چلتے رہتے ہیں جو لوگوں کو بھڑکاتے ہیں، اور وہ جو نوجوان ہمارے وہ عجیب و غریب قسم کے میڈیسن کھا کے جب وہ وحشی بنتے ہیں تو پھر وہ نہیں دیکھتے کہ یہ کوئی کم سن بچی ہے یا کوئی لاش ہے جسے تازہ قبر میں دفن کیا گیا ہے. تو اس قسم کے معاملات کو کوئی نہیں دیکھتا. کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ یہ جو سنیاسی باوے ہیں اور یا یہ کس قسم کے سو کارڈ حکیم بنے ہوئے ہیں جعلی قسم کے، کہ ان کے پاس لاکھوں روپے کہاں سے آتے ہیں جن کے یہ ہمارے ایف ایمز ریڈیو پر اور اخبارات میں اشتہار دیتے ہیں. تو ایز اے ہول معاشرہ پورا کا پورا بربادی کی طرف، جنوں کی طرف، وحشت کی طرف جا چکا ہے، جو جانے والا نہیں ہے. میں نے پہلی بار دیکھا تھا 71 میں ایک ڈائجسٹ میں تصویر تھی جس میں بنگلہ دیش جو موجودہ ہے وہاں جب وہ ایسٹ پاکستان تھا، مشرقی پاکستان تھا، وہاں مکتی باہنی کا ایک آدمی تھا جس نے ہمارے فوجی کا کٹا ہوا سر اس کے بالوں سے پکڑ کر اپنے ہاتھ میں لٹکایا ہوا تھا، اور میں کئی روز تک بچہ ہونے کے باوجود سو نہیں سکا تھا. اور اب تو یہ حال ہے کہ ہمارے ہاں کتنی بڑی واردات ہو جائے، کتنا بڑا بہیمانہ کسی جرم کا ارتکاب ہو جائے، کچھ ہو جائے جس میں لوگوں کی گنتی کی جاتی ہے کتنے مر گئے، تو پھر اس خبر کی کوئی اہمیت بنتی ہے. ورنہ جو آج کی خبر ہے یہ آج کی حد تک ہے. کل خدا نہ خواستہ کوئی اور واقعہ ہو جائے تو پھر یہ خبر اپنے آپ ہی مٹی کی نظر ہوتی چلی جاتی ہے اور دفن ہو جاتی ہے. پھر یہی عائشہ بی بی ہوگی اور کورٹ کی پیشیاں ہوں گی، اور پھر اس کے حق میں گواہی دینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. اور جب کسی کیس میں کسی کے حق میں کوئی گواہی نہیں آتی تو پھر عدالتیں کیا کریں، اور ہمارا نظام انصاف کہاں جائے؟ انصاف کا نظام چلتا ہے ہم لوگوں کی جو حیثیت ہے کہ ہم اخلاقی طور پر کس قدر طاقتور ہیں، کس قدر مہذب ہیں، ہمارے اندر کتنی اخلاقی جرت ہے کہ ہم غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہہ سکیں. جب ہم یہ نہیں کہہ سکتے اور ہمارے گواہ 50 روپے یا 100 روپے میں دکھتے ہوں، جہاں ہمارے جو ووٹر ہیں، جو ہمارے ووٹ ہیں، وہ ایک بریانی کی پلیٹ یا کسی قیمے والے نان پر بک جاتے ہوں، تو وہاں پر انصاف عدالتیں کیسی کر سکتی ہیں؟ جج کچھ جائے وقوع پر موجود نہیں ہوتے. اور ہمارے یہاں اخلاقی انحطاط کی حالت یہ ہے کہ ہم بڑے سے بڑے جرم کے بعد بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو قاتل پارٹی ہے
اس سے ڈرنا کتنا ہے اور اس سے پیسے کتنے لینے ہیں یا اس کے اثر تلے کتنا آنا ہے۔ بہت افسوسناک صورتحال ہے۔ میں نے وہ کافر معاشروں میں دیکھا ہے کہ رات گئے اگر کوئی لڑکی اکیلی جا رہی ہے تو اس کی طرف آنکھ اٹھا کر کوئی نہیں دیکھتا، چاہے وہ برے نہ ہے، چاہے اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ اور ہمارے ہاں تو کسی لڑکی کی لاش کو دفن کرنا بھی اب ایک ایسا خوفناک عمل بن چکا ہے کہ کچھ پتہ نہیں کہ کل کو کوئی درندہ اس کی رات کو قبر کھودے اور اس کی لاش کو نکال باہر کر اس کی بے حرمتی کرے۔ بچیوں کا باہر جانا ممکن نہیں رہا۔ ہم ہر چیز کو یہ سمجھتے ہیں، ہم ہر معاملے پر، ہر جرم پر، ہر ایسے بڑے واقعے پر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دوسرے کے ساتھ ہو سکتا ہے، یہ میرے ساتھ نہیں ہو سکتا، یہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ دعا کیجئے کہ ہمارے معاشرے میں لوگ غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنے لگیں۔ دعا کیجئے کہ ہمارے ہاں ہماری بچیوں کی عصمتیں اور عزتیں محفوظ رہیں، فرد سے بھی اور ہجوم سے بھی۔ دعا کیجئے کہ ہمارے ہاں اس قسم کا معاشرہ ہو کہ ہم سب باامان رہ سکیں، لیکن اس کا دور دور تک مجھے تو کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ ہاں، خدا کی طرف سے اگر کوئی اس کا اہتمام ہو جائے تو اور بات ہے۔ اس کے ساتھ ہی محمد حفیظ خان کو اجازت دیجیے۔ اگر آپ کو یہ ویلاگ اچھا لگا ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیا کریں تاکہ آنے والے ویلاگ خود بخود آپ تک پہنچتے رہیں۔ آپ اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔